नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में अब सरकार बनाने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है। तो पटना के गांधी मैदान में बड़े शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली आज बड़ी सफलता की, जब सुरक्षा बलों ने नक्सली आतंक का पर्याय बन चुके नक्सली हिडमा को मार गिराया। दिखाएंगे खबर बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना को मिली सजा के बाद क्या है वहां के हालात। पड़ोसी देश के हालात पर करेंगे विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को नियुक्त किया केंद्रीय पर्यवेक्षक। दिल्ली धमाका मामले में आरोपी जासिर बिलाल बानी उर्फ दानिश को 10 दिन की हिरासत। ईडी ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे छापे। नक्सलियों की टूटी रीढ़। लाल आतंक का पर्याय रहे सबसे वांछित माओवादी कमांडर हिडमा समेत 6 नक्सली ढेर। हिडमा पर था 1 करोड़ रुपए का इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री पुट्टापार्थी में भगवान श्री सत साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में लेंगे भाग। और बांग्लादेश में बढ़ा राजनीतिक तनाव। यूनिस सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को प्रसारित करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। पत्रकारों ने जताई गहरी चिंता। बात बिहार की करते हैं पहले। एनडीए के पक्ष में बिहार में आए बम्पर जनादेश के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों में मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। तो कल बिहार बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता गांधी मैदान पहुंचे। इस बीच सरकार गठन के पहले दिल्ली में भी बड़ी बैठकों का दौर जारी है। बिहार में नई सरकार के गठन पर मंथन। भाजपा और जेडीयू की एक अहम बैठक। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। बुधवार को पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भाजपा और जेडीयू की एक अहम बैठक हुई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा स्पीकर और महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं गठबंधन के अन्य सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नवनिर्वाचित विधायकों की होने वाली बैठक में बुधवार को विधानमंडल दल के नेता का भी चयन करेगी। इस संबंध में पार्टी की ओर से सभी 89 निर्वाचित विधायकों तथा 21 विधान परिषद सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे। वहीं भाजपा संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक का दायित्व दिया है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस
शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। बिहार में 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य नेता गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार की खबर के बाद अब बात दिल्ली धमाके से जुड़ी खबर की। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से जांच एजेंसियां बहुत तेजी से काम कर रही हैं और कई कड़ियों को लगातार जोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़े तमाम आतंकियों की देश भर से धरपकड़ हो रही है, तो इस डॉक्टर मॉड्यूल को मदद करने वालों पर भी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों का कनेक्शन विदेशों से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो देश में भी ये सभी एक बड़ा नेटवर्क फैलाकर ये लोग बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अभी तक गिरफ्तार तमाम आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियां रिमांड पर लेकर गंभीरता से, गहनता से पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट में ताबड़तोड़ छापेमारी, श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक धरपकड़, अब आतंकी उगलेंगे राज। लाल किले के बाहर हुए कार धमाके के आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 10 दिन की एनआईए डिमांड पर भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला जासिर वानी कथित तौर पर इस पूरी साजिश का सक्रिय सह साजिशकर्ता बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि उसने आतंकी हमले के लिए तकनीकी सहयोग दिया। ड्रोन मॉडिफाई करने, रॉकेट बनाने और कार बम तंत्र को उन्नत करने की कोशिशों में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े इनपुट के आधार पर हिरासत में लिया था। जासिर के साथ साथ एक अन्य आरोपी कश्मीर निवासी आमिर राशिद अली को भी दिल्ली की अदालत ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। मोदी जी की सरकार में आतंकवाद और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनको जड़ से खत्म किया जा रहा है। कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन जारी किए। यूजीसी और एनएएसी की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। झूठे एनएएसी मान्यता दावों से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच को लेकर के लगातार जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वो दिल्ली समेत हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में 25 ठिकानों पर चल रहा है। यही वजह है कि ईडी लगातार इन ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं हैं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में बरती गई हैं, इन्हीं को लेकर के जांच कर रही है और लगातार सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यहाँ पर सुबह पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी पैनी और कड़ी नजर इस पूरी यूनिवर्सिटी पर और इस पूरे केस पर बनाए हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने सफेदपोश आतंकी नेटवर्क की जांच के तहत श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम में कई ठिकानों पर छापे मारे। कुलगाम के बुगाम इलाके और श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर फारूक के घर की तलाशी ली गई। सूत्रों के अनुसार यह वही नेटवर्क है जिसका भंडाफोड़ फरीदाबाद में किया गया था और जिसमें स्थानीय डॉक्टरों की संलिप्तता के संकेत मिले थे। जैश-ए-मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स की निशानदेही पर यह कार्रवाई जारी है। नीरज सिंह, दीपक सिंह रावत, अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नक्सलवाद पर कैसे हुआ है आज बड़ा प्रहार। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद गोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को आज एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहे नक्सलियों के टॉप कमांडर हिडमा को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। हिडमा के साथ उसकी पत्नी सहित कुल 6 नक्सली ढेर किए गए हैं। हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और वो कई बड़े बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। नक्सल के पर्याय के तौर पर कुख्यात हिडमा का मारा जाना न सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि पूरे नक्सल अभियान को खत्म करने के लिहाज से भी इसको एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार, मारा गया खूंखार नक्सली हिडमा, लाल आतंक ले रहा अंतिम सांसें, सरकार की सख्त नीति का असर। नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुई मुठभेड़ में नक्सलियों के टॉप कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस मुठभेड़ में हिडमा और उसकी पत्नी राजेश समेत कुल 6 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में इसका पहचान है। हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 दरभा घाटी नरसंहार और 2017 सुकमा हमले शामिल हैं। झीरम, बीजापुर और बुरकापाल हमले का नेतृत्व भी हिडमा ने ही किया था। वहीं दंतेवाड़ा हमला भी हिडमा के नेतृत्व में हुआ था। इस हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद से संगठन में हिडमा की हैसियत बढ़ गई। कहा जाता है कि 2019 में रमन्ना की मौत के बाद हिडमा को नक्सलियों का टॉप कमांडर बना दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इस साल सुरक्षा बलों ने नक्सल नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। पिछले 1 महीने में ही 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। 15 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 50 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल थे। 14 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ का इनामी भूपति ने 60 से ज्यादा साथियों के साथ सरेंडर किया। 2 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 49 नक्सलियों पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित था। 28 सितंबर 2025 को ओडिशा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। 22 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 2 बड़े नक्सली नेता कोसा
और कट्टा रामचंद्र रेड्डी मारे गए। केंद्र सरकार का 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों की ओर से लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। हिडमा के ऊपर 100 से ज्यादा जवानों की हत्या का भी आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कोयम्बटूर में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे। तो वहीं पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में भी प्रधानमंत्री कल शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण के 2 प्रमुख राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा काफी अहम है। यात्रा के अहम पड़ाव के दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के करीब 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। What we had from the Prime Minister's scheme for agriculture, not only the 2,000, the fertilizer subsidy and the organic support and our pooling the farmers association, we can get even 50 lakhs for infrastructure. We can buy tractor, we can equip any cell. We decide about ourselves. दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार मुहैया कराने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि क्षेत्र के बदलाव को गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की 50,000 से भी अधिक किसान, प्राकृतिक कृषि व्यवसायी, वैज्ञानिक, जैविक इनपुट आपूर्तिकर्ता, विक्रेता और हितधारक भाग लेंगे। It is a very pleasure to we invite the Prime Minister to attend that conference. It acceptance and he attend the conference, and we are so much experiment from the Prime Minister and the natural farming. It is India is must in the soil and the natural farming is the very must in India. दक्षिण भारत नेचुरल फार्मिंग को लेकर काफी गंभीरता से इसको ले रहा है और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कई योजनाएं, परियोजनाएं चलाई हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, उसमें दक्षिण भारत काफी काम कर रहा है। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत के सम्मान के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकटों का एक सेट भी जारी करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कोयम्बटूर से अनुज यादव और पुट्टपर्थी से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको बांग्लादेश की, जहां पर तनावपूर्ण माहौल लगातार बना हुआ है। क्या है वजह, क्या है कारण, खबर पे विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद अब बात बांग्लादेश की। कल बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद से ढाका में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। मौजूदा सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की मीडिया पर शेख हसीना सहित उनके समर्थन में खबरें दिखाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर भी विरोध देखने को मिल रहा है। आवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया था, तो पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाकर किसी भी हिंसक घटना को रोकने के पूरे प्रबंध मौजूदा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। UN सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस फैसले को गलत बताया है, तो भारत ने भी जल्द शांति स्थापित होने की बात की है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए वहां के पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार को जब शेख हसीना को सजा का ऐलान हुआ तो उसके बाद से बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। बीती रात ढाका में माहौल तनावपूर्ण बना रहा और मंगलवार को भी दिन भर तनावपूर्ण शांति बनी रही। फैसले के खिलाफ अवामी लीग ने देशव्यापी पूर्ण बंद बुलाया था। प्रमुख शहरों में सुरक्षा बल सड़कों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर कार्यकारी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने आदेश दिए हैं कि शेख हसीना के किसी भी बयान को मीडिया में न दिखाया जाए। बांग्लादेश की सरकार के आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को अदालत ने दोषी ठहराया हो और जो फरार हों, उनके बयानों को ब्रॉडकास्ट करना या प्रकाशित करना साइबर सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के प्रावधानों का उल्लंघन है। एजेंसी ने चेतावनी दी कि प्रशासन ऐसे किसी भी कंटेंट को हटाने या ब्लॉक करने के लिए अधिकृत है जो राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती हो, या जातीय धार्मिक घृणा फैलाती हो, या हिंसा को सीधे तौर पर उकसाती हो। यूनुस सरकार के इस फैसले पर बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध भी देखने को मिल रहा है। इस बीच सैकड़ों पत्रकारों ने फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शी प्रक्रिया देश में कानून के शासन के लिए बड़ा खतरा है। पत्रकारों ने इस फैसले को तुरंत रद्द करने और पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ न्यायिक प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग की। भारत के पड़ोसी देश में बीते साल अगस्त के बाद से बिगड़ते हालात के बाद सोमवार को हुए इस बड़े घटनाक्रम को तमाम जानकार बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता के तौर पर देख रहे हैं। भारत में एक और कोर्ट केस होगा जिसमें बांग्लादेश की सरकार अपने लॉयर्स को भेज सकते हैं, इसमें कोई इतराज नहीं है। वो भेजें, यहाँ पे कोर्ट केस हो, फिर निर्णय होगा कि ये जो कोर्ट केस बांग्लादेश सरकार ने किया है इसके तहत शेख हसीना का वर्डिक्ट जो है ये वाजिब है कि नहीं और इनको वापस भेज सकते हैं कि नहीं। This government has not sought any vote, nor do they have the mandate of the people, but they claim to have, but they don't, because they have not gone through any proper election which is free, fair and inclusive. So that's the dilemma for Bangladesh. ये एक्सपेक्टेड था कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये एक शैम कोर्ट की तरह काम करेगा और ये जो सजा है सजाए मौत ही देगा शेख हसीना को, क्योंकि ये नहीं चाहते कि शेख हसीना वापस आए बांग्लादेश के अंदर और वो उसकी पार्टी जो है अवामी लीग जो है वो लड़े और वो जीत के निकले। बांग्लादेश के पूर्व पीएम पर सुनाए गए फैसले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय ने फांसी की सजा को पूरी तरह गलत बताया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी शेख हसीना के खिलाफ फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है और कहा है कि भारत को इसकी जानकारी है कि बांग्लादेश के ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को लेकर फैसला सुनाया है।
एक निकट पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वहां शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता शामिल है। इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। गौरतलब है कि 78 साल की शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष बांग्लादेश, सुलगते सवाल, अनसुलझे जवाब, क्योंकि कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो अनसुलझे जवाब है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और बांग्लादेश में भी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेजर जनरल SV अस्थाना, सेवानिवृत्त रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चक्रवर्ती जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बांग्लादेश में जो बीते लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त से हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद में कल से घटनाक्रम एक और तेज़ी से नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इसको कैसे समझा जाए, इस पूरे माहौल को, इस पूरे अस्थिरता और एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, उसको कैसे समझने की कोशिश की जाए? ये सब शुरू हुआ था जब वो एजिटेशन जो जॉब कोटा या रिजर्वेशन के लिए चालू हुआ था, पर उसको तो सुलझा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद उसको कुछ स्थगित करने के बाद फिर चालू हो गया। तो मेरा विचार ये है कि वो जब दोबारा चालू हुआ, ये मानने की बात है कि तब तक काफी लोग, 300-400 लोग मर चुके, स्टूडेंट या जो भी एजिटेटर्स। उसके बाद जिन लोगों ने इसको हथिया लिया वो थे जमात इस्लामी के जो काडर बेस्ड मदरसा स्टूडेंट्स, ये लोग। इनको प्रेरणा दी गई थी बाहर से, पाकिस्तान से, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका से भी, क्योंकि हसीना ने एक बार कहा था कि अमेरिका ने मेरे से वो सेंट मार्टिन आइलैंड की फैसिलिटीज मांगी थी, मिलिट्री फैसिलिटीज, मैंने मना कर दिया, तो शायद उसकी वजह से वो मुझे हटाना चाहते थे। इस तरह की बातें हुई हैं जी। तो मुझे लगता है कि अब जो लोग सत्ता में आए थे, यूनुस को लेकर, फिर जमात इस्लामी और स्टूडेंट्स वगैरह, ये लोग सब एंटी हसीना और उसके खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने जो ये अरेंज किया है ICT, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, इसको उन्होंने सजा धजा कर ऐसे बनाया, मतलब अपने जजेस बिठा दिए, सब ये कर दिए। तो उसमें ये तो जो मौत की सजा जो मिली है, ये तो निर्धारित था पहले से ही। ये तो सबको मालूम था कि ये होने वाला है, क्योंकि वो लोग बहुत जो मतलब इतने नाराज थे, जमात इस्लामी पर्टिकुलरली, क्योंकि इसी ट्राइब्यूनल ने उनके जो नेता थे, जो 71-71 में लिबरेशन वॉर के टाइम पाकिस्तानियों से हाथ मिलाकर गण हत्या करवाई थी, किया था, रेप किया, बलात्कार किया था, उसको वॉर क्रिमिनल्स कहते थे। तो एक डिमांड तो जनता में थी, इनको जस्टिस मिलना चाहिए हमें। ये लोग ऐसा काम करके अभी भी घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। तो हसीना ने उस दबाव में ट्राइब्यूनल बनाया था और उसकी वजह से उनको जो मतलब डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे जमात इस्लामी के लीडर्स को, तो वो बाद में उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो वो नाराजगी भी थी कि तुमने हमारे लीडरों को मारा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का जो बिटरनेस था, और स्टूडेंट्स तो वैसे भी जमातियों के साथ मिले हुए थे, तो वो भी उसी लाइन ले रहे थे। तो ये था बेसिक प्रॉब्लम। तो अब उन्होंने जब ये सारा एजिटेशन, फिर आर्मी उसमें कूद पड़ी। आर्मी ने कहा कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपके घर में घुस जाएंगे ये लोग और आपको कत्ल कर देंगे। तो उसी वजह से आर्मी ने उनको बताया कि आप यहाँ से प्लीज चले जाइए जी। उसने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। तो उन्होंने, आर्मी ने उठाकर उनको प्लेन में डाल के यहाँ दिल्ली पहुंचा दिया। बिल्कुल। और जिस प्रकार की सरकार ने उनको इनवाइट नहीं किया था जी, बिल्कुल। और जिस प्रकार की स्थितियां हुई हैं उसको लेकर अपने आप में तमाम सवाल हैं कि आखिर अब यहाँ से आगे क्या। जनरल अस्थाना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में अगर इस प्रकार की अस्थिरता है, हलचल है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं,
हमें कितना चिंतित होने और रहने की ज़रूरत है? जनरल अस्थाना। देखिए, ये भारत के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी बहुत ज़्यादा सीमा गुजरती है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा सीमा हमारी ज़मीन के ऊपर बांग्लादेश के साथ ही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश का थोड़ा अस्थिर होना, ये भारत के लिए ऑटोमेटिकली चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन 2-3 चीज़ें बिल्कुल उभर के सामने आ रही हैं कि जो भी अभी वहाँ पावर में हैं, या यूनुस को एक तरीके से अमेरिका से पैराशूट करके वहाँ पे पहुँचा दिया गया इस आंदोलन के बाद, और अब वो वहाँ पे जिस किस्म के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और जो रिफॉर्म अपनी तरफ से बोलते हैं वो जो कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक रेडिकलाइज्ड लीडर की तरह, और जितने भी रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जमाते इस्लामी के लोग हैं और बाकी लोग हैं, उनके फेवर में जा रहा है। और ये जो वर्डिक्ट दिया है, मैं इसमें स्पेसिफिकली बात बताना चाहूँगा कि देखिए, भारत ने ट्रीटी तो ज़रूर साइन की थी, और ये जो ट्रीटी साइन की थी हमने 2013 में, उसके मुताबिक भारत रिफ्यूज़ कर सकता है इसको, उनके एक्स्ट्राडिक्शन को रिफ्यूज़ कर सकता है। क्योंकि एक आर्टिकल 6 और 8, इन 2 के मुताबिक अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अगर ये ट्रायल फेयर नहीं है, तो भारत को हक है कि ये मना करने के लिए कि हम प्रतिबद्ध नहीं हैं कि उनको हम यहाँ से भेजें, और भारत को यहाँ से भेजना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर शेख हसीना वहाँ जाती हैं, तो एक तरीके से ये जितने रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ये अपनी उसको जीत मानेंगे और इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। और अगर आप इस ट्रायल को देखें, तो इसमें बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ऐसा बोला, बाकी की जो वर्ल्ड की संस्थाएं हैं सब ऐसा बोल रही हैं, क्योंकि लॉ का एक बेसिक नियम होता है कि अगर आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना चाहते हैं, यानी कि मौत की सजा सुनाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जी, उसका पक्ष जरूर आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये जरूर आना चाहिए। जी, और आप जो ये जी और आप जो ये एब्स्टेंशिया में आप वर्ड में ये कहीं लागू नहीं है कि एब्स्टेंशिया में आप मौत की सजा सुना सकें किसी को। और आपको हर जगह लॉ में ये है कि अगर आपने किसी को कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मौत की सजा सुनाने के चांसेस हैं, तो उस हालत में अगर वो खुद बोलता है कि नहीं मैं दोषी हूं, वो भी नहीं माना जाएगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट प्रोसिक्यूशन को। और शायद इसीलिए सर जो आप जो बात कह रहे हैं, शायद इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं चक्रवर्ती जी। सवाल यही कि जो मौजूदा इस वक्त हुक्मरान हैं बांग्लादेश में, उनके द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था और उनके माध्यम से ये पूरी व्यवस्था के तहत हुआ ट्रायल, यही सवालों के घेरे में है। तो इसको कैसे स्वीकारा जाए? और जो मौजूदा सरकार है वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, तो यही सारा बड़ा सवाल अपने आप में बहुत प्रकार के संशय पैदा करता है। चक्रवर्ती जी। बिल्कुल करता है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सा गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़े हैं, ये तो बाहर से आके उन्होंने कुर्सी पे बैठ गए हैं, और हमें पता है किन्होंने इनको बिठाया है, वो भी मालूम है हम लोगों को। तो इसकी वजह से इसकी जो मतलब जो लेजिटिमेसी जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नहीं लिखा है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे राज कर सकता है। पहले एक था केयरटेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन, वो बाद में निकाल दिया गया था, पर केयरटेकर गवर्नमेंट का भी जो रोल था, अगर हम मान ले ये भी केयरटेकर गवर्नमेंट जैसा है, तो उनको तो 3 महीने में इलेक्शन कराना चाहिए। वो भी नहीं किया इन्होंने, बैठे हुए हैं अपने कुर्सी पर, मजे ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि यही चलता रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चक्रवर्ती जी क्या ये एक टाइम भोग कर रहे हैं। चक्रवर्ती जी, क्या ये टाइम बाई करने की भी एक कोशिश है कि चुनाव ना कराने पड़े? इस प्रकार के फैसले के बाद में एक अस्थिरता की स्थिति आएगी, और ये शायद कैलकुलेटेड मूव के तरीके से भी कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई लोग उसमें हैं जो जमाती हैं या जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जिनको पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो बाकी मेजर पार्टीज हैं, बीएनपी है, अवामी लीग है, कभी भी वो नहीं जीते हैं, जो जमात इस्लामी। और एनसीपी तो एक नया पार्टी है, उसका तो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं है ठीक तरह से पूरे देश में। और आप समझ रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि हम सत्ता कैसे हथिया लेंगे, ये है समस्या।
तो इसलिए वो कहते हैं इलेक्शन की क्या जरूरत है, अभी तो हम सत्ता भोग रहे हैं, तो यही चलने दीजिए। जुलाई चार्टर बना दिया, उसमें ये हमें अमेंडमेंट्स करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा? जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नेशनल असेंबली बनेगी तभी वो चर्चा करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। यही लीगल प्रोसीजर्स हैं। बिल्कुल। और वो सब दरकिनार करके ये लोग चाहते हैं सत्ता पे जमे रहे। और आपने ठीक कहा कि अगर हलचल मचे और हिंसा हुई जो होगी तो ये कहेंगे कि भाई अब हालात बिगड़ गए हैं, हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, तो उसको पोस्टपोन कर दें का ये भी एक मतलब क्या कहते हैं एक्सक्यूज हो सकता है। बिल्कुल, एक तरीके से लगातार चर्चा चल रही है। जनरल अस्थाना, क्योंकि अब यहां से आगे क्या रास्ता, आगे निकलेगा कैसे, बात आगे बढ़ेगी कैसे, हालात शांति की ओर रहे और जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ के और वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आए, इस दिशा में बात कैसे आगे बढ़ेगी जनरल अस्थाना? देखिए, इस दिशा में बात कैसे आगे बढ़ेगी, कब तक आगे बढ़ेगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा किस तरीके से अवामी लीग के सपोर्टर वो वहां पर किस हद तक वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, बांग्लादेश की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वहां पे दो ग्रुप एक तरीके से उभर के आते हैं। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो कुछ लोग बोलते थे जी हम पहले मुसलमान हैं बाद में बंगाली हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम पहले बंगाली हैं बाद में मुसलमान हैं। और ये जो दो तमगे हैं इसमें क्या है कि एक तमगा बहुत ही रेडिकलाइज्ड है जो बोलता है मैं पहले मुसलमान हूं बाद में बंगाली हूं, और वो जो तमगा है वो समझ लीजिए आप ये जमायती हो गए और जो इसी के साथ जुड़े हुए जितने रेडिकलाइज्ड लोग हो गए। अब कभी इनका पलड़ा भारी रहता है, कभी इनकी सरकार बन जाती है, जैसे कि इरशाद के टाइम में था, उसके बाद में बीएनपी भी पावर में रही थी और उस टाइम में आपने देखा होगा काफी सारे उनको वहां पर शरण भी मिल जाती थी और इस किस्म की। दूसरा ग्रुप है वो है अवामी लीग का, जो ये समझते हैं कि नहीं पहले हम बंगाली हैं बाद में पहले हम सेक्युलर हैं एक्चुअली। और जो दूसरा ग्रुप है वो सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं रखता। आप याद करेंगे अभी कुछ ही समय पहले जमात इस्लामी ने कहा था कि नहीं पहले आप इसको शरिया देश घोषित कर दीजिए जी इलेक्शन से पहले। ऐसा तो वो करना चाह रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है ये कितना स्ट्रांग है और जो दूसरा ग्रुप है वो कितना स्ट्रांग है। अब ये इनको जो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं ये अगर डर के बैठ जाए तो ये जाहिर है कि इसका मतलब इलेक्शन पोस्टपोन्ड होगा और ये यूसुफ की सरकार ऐसी चलती रहेगी और ये लोग ऐसे ही अपना काम चलाते रहेंगे। अगर वो अपोजिशन ज्यादा तगड़ा होता है तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा नकेल कसी जाएगी। और पहले बीच में क्या हुआ था जब यूसुफ इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे, अगर आपको याद हो वो कह रहे थे नहीं मैं पहले रिफॉर्म करूंगा, जून से पहले नहीं कराऊंगा इलेक्शन, जून 26 से पहले। फिर सारी की सारी पार्टियां मिल गई और उन्होंने प्रेशर डाला इनके ऊपर ही, तो इन्होंने तब ये भागे क्योंकि काफी होने लगा जब गड़बड़, तब इन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है मैं फरवरी में करा दूंगा इलेक्शन। बिल्कुल सर जी। तो अब ये जो मुसीबत है ये मेरे विचार से बांग्लादेशियों को ही डिसाइड करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल उनको ही तय करना पड़ेगा कि आखिर उनके इस मुल्क का शांतिपूर्ण तरीके से आगे का रास्ता निकलेगा कैसे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया दोनों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला
अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हिंग देना। वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और देश ने जैसा पहले किया है आगे भी इस अधिकार का उपयोग करता रहेगा। मॉस्को में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि संगठन को अपने मूल लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने को नहीं भूलना चाहिए। We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में SCO को अपने एजेंडा और कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा और भारत इस दिशा में सकारात्मक योगदान देता रहेगा। साथ ही उन्होंने लंबे समय से लंबित अंग्रेजी को SCO की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने की भी मांग की है। India strongly supports its reform-oriented agenda. We welcome centers addressing challenges such as organized crime, drug trafficking, and cybersecurity. As the organization becomes more diverse, the SCO must be more flexible and more adaptable. To this end, the long-delayed decision to make English an official language of the SCO must be prioritized. Colleagues, Excellencies, we all recognize that the SCO must keep up with contemporary changes. और खबर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। दुनिया के तमाम देश अगर अब भी सक्रिय नहीं हुए तो जल्द ही दुनिया आग का गोला बन जाएगी। बाढ़, तूफान, जंगल की आग, बढ़ता समुद्र दुनिया को लील सकता है। इसको लेकर भारत भी काफ़ी चिंतित है। ब्राज़ील में चल रहे COP30 सम्मेलन में भारत ने इस पर खुलकर अपना पक्ष सामने रखा है, तो वहीं विभिन्न देशों के बीच इस समस्या से लड़ने के लिए अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। ब्राज़ील में इन दोनों COP30 के मंच पर मंथन जारी है ताकि वक्त रहते पृथ्वी को बचाने के उपायों पर मिलकर समाधान निकाला जा सके। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अगर देशों में आम सहमति नहीं बनी तो जल्द ही दुनिया जल उठेगी। इस कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात, जलते जंगल और समुद्र के बढ़ते जल स्तर जैसी गंभीर चुनौतियों को पहले से ही झेल रही दुनिया की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसी कारण ब्राजील के बेलेम शहर में जारी COP30 पर्यावरण सम्मेलन में पूरी दुनिया से आए प्रतिनिधि इन समस्याओं के समाधान पर विचार में जुटे हुए हैं। कई अहम मुद्दों के अलावा 4 मुख्य मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट, विकसित देशों के वित्तीय प्रावधान और एक तरफा व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय शामिल हैं। हालांकि सम्मेलन में बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान पर सहमति बन गई है। इसके तहत वैश्विक निजी संस्थाओं ने जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले स्वास्थ्य प्रभावों से निपटने के लिए $30 करोड़ की सहायता देने का संकल्प लिया है।
पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों के अलावा विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों को दिए जाने वाले क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पर भी देशों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। जहां अफ्रीकी देश और अन्य विकासशील देश विकसित देशों की तरफ से पिछले सम्मेलन में तय की गई 300 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता को अपर्याप्त बता रहे हैं, तो वहीं विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं। भारत ने भी इस मामले पर अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। भारत की तरफ से सम्मेलन में शामिल हो रहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP30 में तय किए जाने वाले बिंदुओं का कार्यान्वयन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2035 तक अपनी संशोधित राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की घोषणा करेगा और पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। साथ ही उन्होंने विकसित देशों से नेट जीरो तक पहुंचने का आह्वान करते हुए उन्हें केवल अरबों में नहीं बल्कि खरबों डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस करने की बात कही है। इससे पहले भारत ने इसी सम्मेलन के दौरान चेतावनी दी थी कि यदि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग समय पर नहीं मिला तो पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका 2 बार पेरिस समझौते से बाहर निकल चुका है और दूसरे विकसित देश भी अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस बार ट्रंप प्रशासन की तरफ से COP30 सम्मेलन में कोई उच्च स्तरीय अधिकारी हिस्सा नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ अहम मुद्दों पर विकसित देशों की असहमति के बीच देखना होगा कि इस वार्ता के अंत में कितने सार्थक मुद्दों पर सहमति बन पाई। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं पहली बार दिए जा रहे जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों से भी राष्ट्रपति ने विजेताओं को सम्मानित किया। थिरु V.O. चिदम्बरम पिल्ले की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि मैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं में से एक को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आयोजित 22वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों और टैरिफ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत में निवेशकों के लिए बेहतर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने EU के साथ भारत के साथ समझौतों को लेकर कहा कि हम बहुत जल्द ही इस मुद्दे पर अच्छे निर्णय पर पहुंचेंगे।
नई दिल्ली के रेल भवन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे रिफॉर्म्स योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि लगभग रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्य देशों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाएगा जो किसानों के हितों के खिलाफ हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समझौते समान शर्तों पर होने चाहिए। कर्नाटक दुग्ध महासंघ के अधिकारियों ने बेंगलुरु में एक अधिकृत वितरक द्वारा चलाए जा रहे नकली घी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वितरक असली नंदिनी घी को पाम ऑयल में मिलाकर सप्लाई करता था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजधानी दिल्ली में कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। प्रहलाद जोशी ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए कानून लागू किए गए जिनकी अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देने की रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यूपी अपराध नहीं स्वीकार करता और अगर किसी ने अपराध किया तो उसे कीमत चुकानी होगी। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना है, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक